नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में एक अजीब सी हलचल हुई थी। टिकटॉक की वेबसाइट वो कुछ लोगों के लिए भारत में अचानक से चलने लगी थी। इससे वापसी की अटकलें तो खूब तेज हो गईं, पर क्या वाकई कुछ बदल रहा है पर्दे के पीछे? हाँ, वो वाकया दिलचस्प जरूर था, लेकिन जैसा अब साफ हो गया है वो शायद एक तकनीकी गड़बड़ी ही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। असल पॉलिसी में नीति में कोई बदलाव फिलहाल तो नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाएंगे। भारत में टिकटॉक की वापसी की असल संभावनाएं क्या हैं और उसके रास्ते में जो बड़ी चुनौतियां हैं वो क्या है। और देखिए, ये सिर्फ एक ऐप के बंद होने या खुलने की कहानी नहीं है। सही कहा। ये तो तकनीक, ग्लोबल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत का जो तेजी से बदलता डिजिटल बाजार है, हाँ। उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है। आपने एकदम सही कहा। और इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा, जैसे हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। खासकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जो बयान आए हैं वो काफी साफ हैं। हाँ, वो तो काफी स्पष्ट थे। जी। फिर टेक एक्सपर्ट्स का एनालिसिस क्या है, और सबसे जरूरी कि 2020 में जब बैन लगा उसके बाद से भारत का ये शॉर्ट वीडियो मार्केट कितना बदल चुका है। और इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो मौजूदा स्थिति की एक साफ तस्वीर देख सकें, समझ सकें कि अगर टिकटॉक को लौटना है तो किन बड़ी शर्तों और बाधाओं को पार करना होगा। जी। भविष्य में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनारियोज क्या हैं, और आखिर में इस सब का भारत के क्रिएटर्स पर, बिजनेस पर और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ सकता है, कैसा असर पड़ सकता है। तो चलिए इस पूरी जटिल पहेली को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। और शुरुआत करते हैं कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जून 2020, उस वक्त टिकटॉक समेत करीब 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा था। क्यों लगा था? अगर मैं सही याद करी हूं तो मेन वजहें तो नेशनल सिक्योरिटी, यूजर डेटा की प्राइवेसी बिल्कुल, और देश की सॉवरेनिटी संप्रभुता, इनसे जुड़ी चिंताएं थीं। एकदम सही। सरकार का तर्क था कि ये ऐप्स ऐसी एक्टिविटीज में शामिल थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए नुकसानदेह थी। और ये कोई टेम्परेरी कदम नहीं था। ये बैन आज भी पूरी तरह से लागू है। और सरकार का अभी का रुख क्या है? क्या बंद दरवाजों के पीछे कोई बातचीत चल रही है, कुछ ऐसा? देखिए, ऑफिशियल लेवल पर तो बिल्कुल नहीं। हाल के जो सरकारी बयान हैं, खासकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के, वो बहुत क्लियर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार के पास टिकटॉक पर लगे बैन को हटाने का कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अच्छा। और वो जो वेबसाइट कुछ समय के लिए चालू हुई थी, जैसा हमने शुरू में कहा, वो बस एक टेक्निकल ग्लिच थी। किसी पॉलिसी चेंज का संकेत या ऐप को अनब्लॉक करने का ऑर्डर बिल्कुल नहीं था। टिकटॉक की तरफ से भी और अधिकारियों ने भी यही कहा है। तो फिलहाल स्टेटस को बना हुआ है, जैसी स्थिति थी वैसी ही है। और बाइटडांस जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसकी भारत में अभी क्या सिचुएशन है, क्या प्रेजेंस है? बैन के बाद उन्होंने क्या किया? बैन के बाद बाइटडांस ने भारत में अपना ऑपरेशन बहुत कम कर दिया है। एम्प्लॉयज की संख्या काफी घटा दी। अब मुख्य रूप से बस लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ लोग ही बचे हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि उन्होंने वापसी की उम्मीद पूरी तरह छोड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कब होगा, किन शर्तों पर होगा, इस पर उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी या कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है। वो इंतजार कर रहे हैं शायद, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता कि किसका या कब तक। ये तो हुई टिकटॉक और सरकार की बात, लेकिन इस बीच जमीन पर क्या हुआ? भारत के डिजिटल मार्केट में वो जो खाली जगह बनी, वो तो खाली नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं रही, बल्कि मार्केट में तो एक तरह का भूचाल आ गया। टिकटॉक के जाने से जो एक बड़ा वैक्यूम बना था, उसे भरने के लिए तेजी से होड़ मच गई। इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया। हाँ, रील्स को बहुत चला। बहुत। यूट्यूब ने शॉर्ट्स पर जोर दिया, और साथ ही मूज, जोश, टकाटक जैसे कई इंडियन ऐप्स भी तेजी से उभरे। टकाटक तो अब मौज लाइट प्लस हो गया है। हाँ, और यूजर्स और क्रिएटर्स, उन्होंने क्या किया? किधर गए वो सब? बड़ी संख्या में क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों ही इन नए प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने नए फॉर्मेट सीखे, नए ऑडियंस बनाए, और अब वो इन प्लेटफॉर्म्स के इकोसिस्टम में काफी हद तक सेट हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है, 2020 के बाद से
भारत में डेटा सुरक्षा कानूनों को लेकर और खासकर विदेशी ऐप्स के रेगुलेशन को लेकर माहौल बहुत सख्त हुआ है। सरकार की निगरानी बड़ी है, नियम कड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर टिकटॉक जिस बाजार को छोड़कर गया था वो अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। ये एक पूरी तरह से बदला हुआ मैदान है। हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम भी अब इन नए प्लेटफॉर्म्स के आसपास बन चुका है। तो टिकटॉक के लिए ये वापसी अगर होते भी है तो और भी मुश्किल होगी, है ना? निश्चित रूप से। ये सिर्फ ऐप को वापस लाने की बात नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को दोबारा जीतने की चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। ठीक है, तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति और बदला हुआ बाजार। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अगली बड़ी बात यह है कि अगर टिकटॉक को लौटना है तो उसे किन किन पहाड़ जैसी बाधाओं को पार करना होगा। शुरुआत नियमों के पालन से करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो टेक्निकल या मार्केट की नहीं है, वो है विश्वास बहाली की, ट्रस्ट डेफिसिट जो है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस की। बाइटडांस को भारत सरकार को डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर मतलब ठोस और भरोसेमंद आश्वासन देने होंगे। और इन आश्वासनों का मतलब क्या होगा? सिर्फ जुबानी वादे काफी होंगे? नहीं, सिर्फ वादों से तो काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ बहुत कॉन्क्रीट कदम शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है डेटा लोकलाइजेशन की शर्त। डेटा लोकलाइजेशन? हाँ, यानी भारतीय यूजर्स का सारा डेटा अनिवार्य रूप से भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही स्टोर करना होगा। अब ये सुनने में शायद आसान लगे, पर इसका मतलब है भारत में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाना या उनका विस्तार करना। इसमें भारी निवेश लगेगा और समय भी। इसके अलावा उन्हें इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए तैयार होना होगा ताकि ये साबित हो सके कि डेटा सुरक्षित है और किसी भी अनधिकृत विदेशी संस्था, खासकर चीनी सरकार के साथ वो शेयर नहीं किया जा रहा। ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और क्या कंपनी की बनावट, मतलब उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट, उसमें भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है? वो जो विदेशी प्रभाव वाली चिंता है उसका क्या? ये भी एक बहुत अहम पहलू है। सरकार की चिंताओं को दूर करने के लिए बाइटडांस को शायद अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव पर सोचना पड़े। हो सकता है उन्हें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़े या भारत में एक लोकल एंटिटी बनानी पड़े जिसमें भारतीय डायरेक्टर्स हों, या शायद भारतीय इन्वेस्टर्स को शामिल करना पड़े। ओके। मकसद ये होगा कि कंपनी के ऑपरेशन पर चीनी सरकार का जो संभावित प्रभाव है उसे कम किया जा सके और लोकल अकाउंटेबिलिटी मतलब स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित हो। यानी बाइटडांस की तरफ से तो काफी कुछ करना होगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कुछ स्पष्ट सिग्नल चाहिए होंगे। सिर्फ बाइटडांस के चाहने से तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को भी बैन हटाने पर सीरियसली विचार करने या कम से कम बातचीत शुरू करने की इच्छा दिखानी होगी। इसके लिए शायद मौजूदा आईटी नियमों में कुछ बदलाव या क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को संतुष्ट करने वाले कुछ खास समझौते करने पड़े। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होगी। इसमें कई दौर की बातचीत होगी, कड़ी शर्तें होंगी और लगातार निगरानी की व्यवस्था भी शामिल हो सकती है। बिना सरकार की हरी झंडी के वापसी का दरवाजा तो बंद ही रहेगा। और मान लीजिए ये सब हो भी जाए रेगुलेटरी लेवल पर, तो जमीनी स्तर पर मतलब ऑपरेशनल लेवल पर बाइटडांस को क्या तैयारी करनी होगी? उन्हें पूरी तरह से कमर कसनी होगी। जैसा मैंने कहा, डेटा सेंटर्स का बड़ा नेटवर्क बनाना होगा या रेंट पर लेना होगा। भारत में फिर से एक बड़ी टीम खड़ी करनी होगी ऑपरेशंस के लिए, कंटेंट मॉडरेशन के लिए, जो कि भारत जैसे डाइवर्स देश में खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, कंटेंट मॉडरेशन तो मुश्किल होगा ही। बिल्कुल। फिर लीगल मामलों के लिए, मार्केटिंग के लिए, और उन्हें स्थानीय स्तर पर मजबूत रिश्ते बनाने होंगे। क्रिएटर्स के साथ नए सिरे से जुड़ना होगा, एडवर्टाइजर्स का भरोसा जीतना होगा और रेगुलेटर्स के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा। ये सब रातों रात नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अब तो कंपटीशन बहुत टफ है। जैसा आपने बताया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मोज, ये सब प्लेयर्स मैदान में जमे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि टिकटॉक ऐसा क्या अलग करेगा कि लोग वापस आएं? सिर्फ पुराने नाम के सहारे तो वापसी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है। उन्हें सिर्फ वापस नहीं आना है, उन्हें यूजर्स और क्रिएटर्स को वापस आने का एक ठोस कारण देना होगा। उन्हें कुछ बेहतर या कुछ अलग पेश करना होगा। शायद कंटेंट डिस्कवरी का कोई नया और बेहतर तरीका हो सकता है, या क्रिएटर्स के लिए कमाई के ज्यादा आकर्षक मॉडल्स, या फिर बेहतर सेफ्टी और प्राइवेसी फीचर्स, या हो सकता है कि वे लोकलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दें, अलग अलग भारतीय भाषाओं, कल्चर्स, ट्रेंड्स के हिसाब से खास फीचर्स या कंटेंट तैयार करें। उन्हें रील्स, शॉर्ट्स, मोज जैसे प्लेटफॉर्म से खुद को अलग दिखाना होगा। सिर्फ उनकी नकल करके काम नहीं चलेगा।
और उन लाखों क्रिएटर्स और यूजर्स का क्या जो अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सेट हो चुके हैं, जिनके फॉलोअर्स बन चुके हैं, जिनकी कमाई वहां से हो रही है, उनको खींचकर वापस लाना तो और भी मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये क्रिएटर्स और यूजर्स अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम, उनके टूल्स, उनके ट्रेंड्स के आदी हो चुके हैं। उन्होंने वहां अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। टिकटॉक को उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि वापस आने में उनका फायदा है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादों के सहारे नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ठोस इंसेंटिव्स चाहिए होंगे, बेहतर फीचर्स चाहिए होंगे और शायद कुछ एक्सक्लूसिव मौके देने होंगे। तो असल में टेक्निकल या मार्केट की चुनौतियों से भी बड़ी चुनौती विश्वास की है, नियमों के पालन की है और यूजर बेस को दोबारा जीतने की है। हमने बाधाएं समझ ली जो काफी बड़ी हैं। अब जरा भविष्य की खिड़की में झांकते हैं। अगर हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे विचार करें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे सीधा सिनारियो तो यही लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, बैन जारी रहे। हाँ, ये पहला और शायद सबसे संभावित परिदृश्य है। प्रतिबंध अनिश्चित काल तक जारी रहता है, सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहती है, टिकटॉक की वापसी का कोई फॉर्मल रास्ता नहीं खुलता। यूजर्स और क्रिएटर्स मौजूदा प्लेटफॉर्म्स रील्स, शॉर्ट्स, मौज वगैरह पर बने रहते हैं और वहीं ग्रो करते हैं। भारत डिजिटल स्पेस में अपना कंट्रोल मजबूत रखता है और नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देता है। और इस सूरत में बाइटडांस का क्या? इस सूरत में बाइटडांस के लिए भारत जैसा एक विशाल और बढ़ता हुआ बाजार वो परमानेंटली बंद हो जाता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा। और अगर वापसी होती है, लेकिन मान लीजिए बेहद कड़ी निगरानी और शर्तों के साथ, क्या ये मुमकिन है? अच्छा, ये दूसरा परिदृश्य है, सख्त शर्तों के तहत सीमित या आंशिक वापसी। मान लीजिए लंबी बातचीत के बाद टिकटॉक को लौटने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे रेगुलेशंस के साथ। जैसे सारा डेटा सिर्फ भारत में स्टोर करना होगा, सरकार या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा रेगुलर ऑडिट और निगरानी होगी, भारत में जिम्मेदार अधिकारियों के साथ एक लोकल ऑफिस बनाना मैंडेटरी होगा, और शायद कंपनी के ओनरशिप या बोर्ड में भी कुछ भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल करना पड़े। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? फायदे ये हो सकते हैं कि भारतीय क्रिएटर्स और यूजर्स को एक और प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, शायद कुछ नई नौकरियां पैदा हों, और शॉर्ट वीडियो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे शायद इनोवेशन को भी बढ़ावा मिले। और चुनौतियां भी जबरदस्त होंगी। 2020 के बैन की जो कड़वाहट है और जो अविश्वास है वो आसानी से दूर नहीं होगा। इन सख्त नियमों का पालन करने में बाइटडांस को बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, मशक्कत करनी पड़ेगी और कंपनी और रेगुलेटर्स के बीच लगातार एक तनाव या टकराव की स्थिति बनी रह सकती है। ये एक तरह से प्रोबेशन पर वापसी जैसा होगा। क्या पूरी तरह से वापसी की भी कोई संभावना है? शायद किसी बड़े समझौते के बाद, मतलब टिकटॉक लगभग पहले की तरह काम कर सके? ये तीसरा परिदृश्य है, समझौते के साथ पूर्ण वापसी। इसमें मान लीजिए कि सरकार और बाइटडांस के बीच कोई ऐसा समझौता हो जाता है जिससे सरकार की जो मेन चिंता है, डेटा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वो दूर हो जाती है और बैन हटा लिया जाता है। टिकटॉक कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हुए लगभग नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बाजार में फिर से बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। ये तो बाइटडांस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, बाइटडांस के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। यूजर बेस और क्रिएटर्स की वापसी की काफी संभावना होगी, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और एडवर्टाइजिंग इनकम तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन इसमें रिस्क क्या होंगे? रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। डेटा लीक या मिसयूज का खतरा हमेशा बना रहेगा। देश में पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, खासकर अगर चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं। और अगर भविष्य में फिर से कोई सिक्योरिटी कंसर्न उभरता है तो बैन दोबारा भी लग सकता है। एक और बड़ा रिस्क यह है कि तब तक इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म इतने मजबूत और पॉपुलर हो चुके हों कि टिकटॉक के लिए मार्केट में अपनी पुरानी बादशाहत हासिल करना बहुत मुश्किल हो। भले ही बैन हट जाए, वापसी के बाद भी लड़ाई तो जारी रहेगी। और एक आखिरी पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वापसी की सारी कोशिशें ही नाकाम हो जाएं, फेल हो जाएं? हाँ, ये चौथा और काफी निराशाजनक परिदृश्य है बाइटडांस के लिए। वापसी का प्रयास विफल या आधा अधूरा रहता है। हो सकता है कि टिकटॉक सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी ना कर पाए, या सरकार उनके प्रस्तावों को संतोषजनक ना माने और उन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर मान लीजिए ऐप वापस आ भी जाए लेकिन तब तक यूजर्स और क्रिएटर्स इतने बदल चुके हों कि वे बड़ी संख्या में वापस ही ना लौटें। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा बाइटडांस के करोड़ों डॉलर और रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। कंपनी की प्रतिष्ठा को और धक्का लगेगा और वे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले और भी पिछड़ जाएंगे। यानी वापसी का कोई भी रास्ता आसान नहीं है, हर रास्ते पर कांटे हैं। ये सारे सिनेरियोज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मान लीजिए किसी भी रूप में टिकटॉक की वापसी हो जाती है,
तो इसका ज़मीनी असर किस किस पर और कैसा पड़ेगा? सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक करियर बन गया था, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स। उनके लिए ये एक दो धारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ एक और बड़े प्लेटफॉर्म के आने से कमाई के ज्यादा ऑप्शंस खुल सकते हैं, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जिनकी टिकटॉक पर बड़ी फॉलोइंग थी, वे शायद वापस आकर अपनी पुरानी जगह बनाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जैसा हमने पहले कहा, जिन क्रिएटर्स ने पिछले 3-4 सालों में इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए खास तरह का कंटेंट बनाने में, मतलब अलग कैमरा गियर, एडिटिंग स्टाइल, फॉर्मेट, मेहनत और पैसा लगाया है, हाँ, हो सकता है वो कंटेंट या स्टाइल टिकटॉक के एल्गोरिदम या वहां के ऑडियंस को पसंद आए। उन्हें शायद अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े या नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े। ये सबके लिए आसान नहीं होगा। और उन व्यवसायों और विज्ञापनदाताओं का क्या, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजर्स का? उनके लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म्स का मतलब आमतौर पर अच्छा होता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो एड्स देने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और शायद विज्ञापन की दरें भी कम हो सकती हैं, कम से कम शुरुआत में। तो ज्यादा कंपटीशन सभी प्लेटफॉर्म्स को एडवर्टाइजर्स को लुभाने के लिए बेहतर टूल्स, बेहतर एनालिटिक्स और बेहतर कीमतें देने के लिए मोटिवेट करेगा, तो बिजनेसेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो इसका असर सिर्फ क्रिएटर्स या एडवर्टाइजर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत के अपने टेक इकोसिस्टम पर भी इसका असर पड़ेगा। टिकटॉक की वापसी मौज जैसे जो लोकल कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको और ज्यादा इनोवेटिव बनने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर सकती है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, बाजार में शायद बाहर से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, जिससे नई नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। और क्या इसका कोई जियोपॉलिटिकल महत्व भी है वैश्विक स्तर पर? हाँ, बिल्कुल है। ये मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि ये एक नज़ीर पेश कर सकता है कि भारत भविष्य में बड़ी विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों, खासकर चीन से जुड़ी कंपनियों के साथ कैसे निपटेगा। ये डेटा सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल रेगुलेशन पर भारत के रुख को दिखाता है। टिकटॉक की वापसी या उसका स्थायी प्रतिबंध दुनिया भर की अन्य टेक कंपनियों के लिए एक सिग्नल होगा कि भारत में काम करने के लिए किन नियमों और एक्सपेक्टेशंस का पालन करना होगा। ये भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि टिकटॉक पर लगा बैन फिलहाल तो काफी मजबूती से अपनी जगह पर कायम है, और इसके पीछे सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़ी गहरी चिंताएं हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और वापसी के रास्ते में सिर्फ सरकारी मंजूरी ही नहीं, बल्कि कई बड़ी बाधाएं खड़ी हैं। सख्त नियामक शर्तों को पूरा करना, बदले हुए बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, और सबसे बढ़कर सरकार और यूजर्स का विश्वास दोबारा जीतना। हाँ, विश्वास जीतना सबसे मुश्किल होगा शायद। बहुत मुश्किल। हमने वापसी के कई संभावित परिदृश्य देखे, बहुत सीमित शर्तों वाली वापसी से लेकर पूरी वापसी तक। लेकिन हर परिदृश्य अपनी चुनौतियों और नतीजों के साथ आता है, जिनका असर क्रिएटर्स, व्यवसायों और भारत के पूरे डिजिटल लैंडस्केप पर पड़ेगा। और सरकार का रुख, खासकर डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा ऑडिट जैसे मुद्दों पर, वो सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर बना हुआ है। और जैसा कि हाल के आधिकारिक बयानों से साफ है, आईटी मंत्री के अनुसार फिलहाल इस स्थिति में किसी बदलाव की उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा। सही कहा। निकट भविष्य में तो किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिखते हैं। सोचें तो ये पूरी स्थिति हमें क्या सिखाती है? ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य चिंताओं और 21वीं सदी में भारत जैसे देश द्वारा अपनी डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी स्थापित करने की कोशिशों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की जद्दोजहद को दर्शाती है। सवाल ये है कि भारत इस संतुलन को कैसे साधता है, और ये भविष्य में भारत में काम करने की इच्छुक अन्य अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों के लिए किस तरह का खाका तैयार करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में काफी कुछ निर्भर करेगा। सोचने वाली बात है।